हेलो बच्चों, मेरा नाम है जीडी त्यागी। आज का टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो से सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पूरा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ भी मैं यहाँ समझाऊंगा, नीट में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको केवल इतना ही प्रिपेयर करके जाना होगा और 100% आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। पहली कंडीशन, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता कहाँ है? तो वो है एल्केन में। एल्केन में ही फ्री रोटेशन आपको दिखाई देगा। तो आपके सिलेबस में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म केवल फॉर एल्केन के लिए ही है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, चलते हैं। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। तो पहली कंडीशन ये होगी कि फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड से मीनिंग है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फ्री रोटेशन जैसे आप यहाँ देखें, ये लेफ़्ट और राइट जो मेरे फिंगर्स हैं ये आपके कार्बन हैं और बीच में ये सिंगल बॉन्ड है। यदि मैं एक कार्बन को फिक्स कर लूँ तो दूसरा कार्बन ईज़िली ऐसे धीरे 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 रोटेट होता रहेगा। यही फ्री रोटेशन कहलाता है। आप थोड़ा सा रोटेट करेंगे 1 डिग्री हुआ, फिर थोड़ा सा रोटेट करेंगे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो ऐसे ही डिफरेंट आपको 3D स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते चलेंगे। कभी भी फ्री रोटेशन डबल बॉन्ड में नहीं हो पाता, ये कहलाता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड नॉट पॉसिबल। हम इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि फ्री रोटेशन इनमें से कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। तो जहाँ पर लिखा हो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वहाँ पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है आफ्टर रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड वी गेट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट कॉल्ड कन्फर्मर्स। वो जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने 1 डिग्री रोटेट किया, फिर 1 डिग्री रोटेट किया, फिर 1 डिग्री रोटेट किया, तो इस टाइप से आपको इनफाइनाइट आइसोमर्स बनाते चलेंगे और इनको हम लोग कन्फर्मर के नाम से नोन करते हैं या रोटामर के नाम से नोन करेंगे और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के नाम से नोन करते हैं। एक कार्बन यदि है दैट इज़ द मीथेन, तो इसमें कोई भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट ही 2 कार्बन से होता है। तो कन्फर्मेशन आइसोमर्स इन इथेन C2H6 तो कितने? इनफाइनाइट, क्योंकि आप रोटेट करते जाएंगे 3D स्ट्रक्चर आपका नया बनता जाएगा। लेकिन हमारे लिए इतने सारे आइसोमर्स याद नहीं करने, वही आइसोमर्स आपस में रिपीट करते चलते हैं अपना नाम। तो लिमिटेड ही आइसोमर्स आपके लिए दिखाए जाएंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर फ्री रोटेशन होता क्यों है सिग्मा बॉन्ड में। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कहती है जितने भी हमारे कंपाउंड हैं वो सभी अपने आप को स्टेबल बनाना पसंद करते हैं, और स्टेबल बनाने का मीनिंग है कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को वो मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा रोटेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं अनस्टेबल फॉर्म में है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही वो रोटेट हो रहा है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें 2 टाइप का रिपल्शन ज़रूर देखने में आता है। कौन कौन सा? तो मैंने यहाँ लिखा है टू मिनिमाइज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ही हम नाम दे देते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन।
टॉर्जनल स्ट्रेन या टॉर्जनल रिपल्शन, और दूसरा होता है रिपल्शन ड्यू टू साइज ऑफ ग्रुप। ग्रुप का साइज छोटा बड़ा है, इसके रिपल्शन पर डिपेंड करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। और वेंडरवॉल स्ट्रेन। तो इन दोनों स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए ही रोटेशन होता है। अब ये दोनों स्ट्रेन हैं क्या, तो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने एग्जांपल बहुत सिंपल सा CH3 का ले लिया। मान लीजिए एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है। आपस में ये दोनों ग्रुप के बीच में जो स्ट्रेन डेवलप होगा बच्चों, ये कहलाएगा वेंडरवॉल स्ट्रेन। लेकिन केवल CH3 के अंदर यदि है कि कार्बन और इसके सराउंडिंग ऐसे ये हाइड्रोजन यदि लगे हुए हैं, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आपस में जो लोन पेयर बने हुए हैं, उसी से ये बॉन्ड बने हैं बेटा, तो इन्हीं में चलेगा हमारा टॉर्जनल स्ट्रेन। ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो क्लियर हो गया। यदि CH3 पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें चलेगा वेंडरवॉल या स्टेरिक स्ट्रेन। लेकिन यदि पर्टिकुलर CH3 के अंदर हम बात करें तो उसमें चलेगा टॉर्जनल स्ट्रेन। तो इन दोनों स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए ही हम फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड करते चलते हैं। अब होगा क्या, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता चल रहा हूँ। कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो आप लोग सभी वेल नोन हैं कि C और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आपके आ गए लेफ़्ट और 3 ही राइट में, ऐसे आप दिखा सकते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट कार्बन लिया आपने, ये सेकंड कार्बन लिया। इसी को मैंने यहाँ 3D फॉर्म में बनाकर दिखाया है। ये आपका कार्बन है, ये तीनों हाइड्रोजन एक दूसरे से 120 डिग्री पर हैं। तो 120, 120, 120, 360 हो गया 3D में। बिल्कुल बढ़िया इन्होंने एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, एंगल 120 है। ये फर्स्ट कार्बन आपने ले लिया, ये 1 नंबर डाल दिया मैंने। सिमिलरली इसी के पीछे ये आपका सेकंड कार्बन है। सेकंड कार्बन भी उसी पैटर्न पर है 120 डिग्री पर। तो यदि आप देखें तो इस हाइड्रोजन ने सेकंड कार्बन वाले हाइड्रोजन को ढक लिया, ओवरलैप कर दिया। तो तीनों फ्रंट के, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, व्यूवर यहाँ है, तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो फ्रंट के तीनों हाइड्रोजन ने सेकंड कार्बन के तीनों हाइड्रोजन को ढक लिया है, ओवरलैप कर लिया है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब आपने इसको रोटेट कराना चालू किया 1 डिग्री, तो कुछ अलग इसका स्ट्रक्चर बनेगा। फिर फर्दर 1 डिग्री, तो ऐसे करते करते आपने एक ऐसी स्टेज ले ली कि जो फर्स्ट कार्बन है बिल्कुल इसके सभी अपोजिट में ये सेकंड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन ऊपर है तो अब ये हाइड्रोजन नीचे आ गया है। सिमिलरली ये इधर है तो इधर आ गया, ये वाला डैश इधर आ गया है। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि आप इसको यहाँ से देखेंगे तो अब जो फ्रंट के तीनों हाइड्रोजन हैं और इसके बैक के तीनों हाइड्रोजन हैं वो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे और एक सर्टेन एंगल पर बने हुए दिखाई देंगे। तो इस टाइप के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। यदि ओवरलैप हो रहा है, फ्रंट वाला बैक को कर रहा है,
तो वो इक्लिप्स्ड फॉर्म आएगा। और यदि सब कुछ स्ट्रेट दिखाई दे रहा है और सर्टेन डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है तो वो स्टेगर्ड फॉर्म है। यहाँ याद रखना है आप लोगों को स्पेशली कि ये जो आप देख रहे हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन, मैं यहाँ थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपके सिग्मा बॉन्ड बन गए, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर आप देखें ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ है और अब कैसे यही वाला सिग्मा बॉन्ड ये नीचे आ गया। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बॉन्ड पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया है। ये और ये डिस्टेंस, यहाँ जो मेरा ये पॉइंट चल रहा है ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर ये डिस्टेंस कम था तो रिपल्सन ज़्यादा था, लेकिन ये डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो गया तो रिपल्सन मिनिमाइज हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि लोन पेयर डिस्टेंस कैसा है, लार्ज। समझाने के लिए बस छोटा सा हिंट है ये, लोन पेयर डिस्टेंस कैसा है, लार्ज। ऐसे एरो लगा देता हूँ। तो जहाँ पर लोन पेयर डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर रिपल्शन कम होगा, और यदि वो लोन पेयर आपके ज़्यादा पास होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, अनस्टेबल बनेगा। तो इसीलिए बात जब स्टेबिलिटी ऑर्डर की करते हैं कि इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड में कौन सा मोर स्टेबल है, तो यहीं से आप बता सकते हो कि लोन पेयर डिस्टेंस जिसका लार्ज होगा उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि टॉर्जनल स्ट्रेन मिनिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होती है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर में कि स्टेगर्ड more stable than eclipsed। और रीज़न इसका क्या है, तो मैं यहाँ इसके लिए लिख देता हूँ कि मिनिमम TS का मतलब टॉर्जनल स्ट्रेन, मिनिमम एनर्जी। तो हाई स्टेबिलिटी, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर इन दोनों फॉर्म के बीच में एक फॉर्म और आ जाती है, लेकिन आपकी NCERT ने केवल 2 ही फॉर्म दिखाई हैं, स्टेगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। तो इथेन का केस आ जाए और मान लीजिए ये दोनों फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो स्टेगर्ड ग्रेटर देन इक्लिप्स। लेकिन यहीं पर मैं एक कंडीशन स्टार लगा के दिखा देता हूँ। इन दोनों के बीच में भी एक कन्फर्मर बनता है जिसका नाम SQ रहता है। तो ऑर्डर स्टेगर्ड का सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है SQ या गॉच भी बोलते हैं, और देन इक्लिप्स्ड। यदि उसने 3 फॉर्म दिखाई तो ऑर्डर आपको स्टेबिलिटी का ये याद रखना है। अब इसी चीज़ को 2 अलग अलग प्रोजेक्शन फॉर्म में हम लोग सीखेंगे। एक का नाम है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन और दूसरे का है न्यूमैन प्रोजेक्शन। सॉ हॉर्स में आप यहाँ देख रहे हैं मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं। ये आपका कार्बन फ्रंट दैट इज़ द C1 और ये आपका कार्बन C2। ये तीनों एक दूसरे से 120 पे बने हुए हैं, जैसे मैंने ये फॉर्म बनाई है ऊपर वाली बेटा।
और जस्ट इसके बैक में भी इसी का रिपीटेशन किया है, 120 पर एक दूसरे से अटैच हैं। तो यहाँ यदि आप व्यूअर इस जगह है तो वो यदि यहाँ से ऑब्ज़र्व करे तो देखेगा क्या, तीनों आगे के हाइड्रोजन ने C2 कार्बन के तीनों हाइड्रोजन को ओवरलैप कर दिया है। तो ये वाली फॉर्म आपकी एक्लिप्स्ड फॉर्म कहलाती है। स्ट्रक्चर ध्यान रखने कई बार आ जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। ये जैसे मैंने कहा, जितनी भी बातें मैं यहाँ सिखा रहा हूँ इसके बाहर कोई भी प्रॉब्लम नीट में हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सिंपल से ये क्वेश्चंस जो आज आप लोग सीखेंगे एक बार रिपीट करें, आपका टॉपिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर देखें, फ्रंट वाला तो हमने फिक्स किया हुआ है, लेकिन सेकंड कार्बन जो है उसको हमने आपस में सब रोटेट कर दिया है। रोटेट का मतलब देखें, ये ऊपर था, अब हाइड्रोजन नीचे आ गया है, 180 पर सारा रोटेशन दिखा दिया आपस में। तो आप क्या देखोगे कि पीछे के भी तीनों हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं और ये भी दिखाई दे रहे हैं, और सेम मिनिमम टॉर्जनल स्ट्रेन ले रहा है, मिनिमम एनर्जी बनाएगा, तो स्टेगर्ड कहलाएगा ये। स्टेगर्ड फॉर्म क्लियर है। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे दिखाया जाएगा, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपके आगे दिखाता चल रहा हूँ। ये जो C1 पहला कार्बन है आपका, उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ऐसे। इस डॉट पर हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 2 3, सब 120 डिग्री एंगल पर हैं। दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। जो बैक वाला हाइड्रोजन है उसको हम रिंग से दिखाते हैं, ये। और जस्ट इसके कलर बदलता हूँ मैं, इस हाइड्रोजन के बैक में ये डॉटेड लाइन मैंने दिखा दी है, ये बैक हाइड्रोजन। इसके जस्ट बैक में ये डॉटेड लाइन, ये हाइड्रोजन। कहने का मीनिंग, फ्रंट वाला जो वाइट है उसने बैक वाले को ओवरलैप कर लिया है। तो इस टाइप से ये आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म तैयार हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स्ड। फिर दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो इसके लिए फिर यही काम करना है कि ये आपने डॉट बनाया और यहाँ 3 हाइड्रोजन, ये तो फिक्स हैं आपके। और बैक वाले के लिए मैंने बताया ये रिंग बना लेंगे, ये आ गया। और इन दोनों के बीच में ये 120 का एंगल है बेटा, तो हाफ क्या हुआ 60, तो 60 पर आप हाइड्रोजन लेंगे। सेम यहाँ इसके सामने दोनों के 60 पर और ये 60 पर। ये हाईली स्टेबल फॉर्म। यदि हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन की तरफ ले जाएंगे तो एक नया कन्फर्मर बनेगा, लेकिन स्टेबिलिटी उसकी काफ़ी कम होगी। तो ये बन गया आपका मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए एंगल 60 डिग्री का ही आप रखेंगे, ये हाईली स्टेबल बनती है। तो ये कहलाएगा आपका स्टेगर्ड। और यहाँ पर ये जो फॉर्म है आपकी, ये एंगल इन दोनों के बीच का, ये कहलाता है डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल। और एंगल ऑफ रोटेशन। अब हमेशा याद रखना बेटा,
इस वाले केस में ये डाइहेड्रल एंगल आपका है 60 डिग्री, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ 60 डिग्री। और यदि हम इक्लिप्स्ड की बात करते हैं तो इक्लिप्स्ड में डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। ये क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ नीट में ऑलरेडी आया हुआ है। तो 0 डिग्री किस फॉर्म का मिलेगा आपको, इक्लिप्स्ड का, या इक्लिप्स्ड का डाइहेड्रल एंगल कितना 0 डिग्री। स्टेगर्ड का कितना आ रहा है इस फॉर्म में 60 डिग्री। क्लियर है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म है वो स्टेगर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और स्टेगर्ड इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, आप इसको फर्दर रोटेट करें 60 डिग्री, तो फर्दर 60 डिग्री रोटेट करते ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे, ये वाला इसके पीछे और ये वाला इसके पीछे, इसका मतलब आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म बनना चालू। फिर आप उसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर स्टेगर्ड आता जाएगा। तो यही काम आपका बार बार रिपीट होता चलता है। तो इसीलिए हम एक इस टाइप से भी दिखा देते हैं कि इक्लिप्स्ड, रिवर्सिबल साइन, स्टेगर्ड, ये इसमें चेंज, ये इसमें चेंज। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं यदि रूम टेम्परेचर पर इनका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो उस ग्राफ को आप ज़रा देखें। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ली है मैंने और ये 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 180, 240, ये आपकी 0 पोटेंशियल एनर्जी है। तो 0 डिग्री पर आपका क्या बना हुआ था, ये देखें क्या बना हुआ, इक्लिप्स्ड। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ देखें ये यहाँ बना हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। ये पोटेंशियल एनर्जी ये 0 है बेटा, मिनिमम। यहाँ से अब 60 डिग्री रोटेट किया तो ये बन गया आपका स्टेगर्ड फॉर्म, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई इसकी। फिर नेक्स्ट 60 डिग्री रोटेट किया तो यहाँ पर फिर आपका मैक्सिमम आ गया, तो इक्लिप्स्ड फॉर्म आ गया। फर्दर 60 डिग्री रोटेट किया तो मिनिमम हो गया, स्टेगर्ड, सो ऑन। ये जो आपका ये जो मैंने दिखाया इक्लिप्स्ड और फिर स्टेगर्ड, इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये 12.5, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 12.5 किलो जूल मोल इनवर्स, मतलब बहुत कम होती है। तो रूम टेम्परेचर पर ईथीन के जो स्टेगर्ड फॉर्म है वो बड़ी आसानी से इक्लिप्स्ड में चेंज हो जाती है और इक्लिप्स्ड फॉर्म आसानी से स्टेगर्ड में चेंज होती चलती है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिखे हैं दो, ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इन पर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। पहला पॉइंट है कि एट रूम टेम्परेचर द इक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ ईथेन कैन नॉट बी आइसोलेटेड। मैंने अभी बताया कि इतनी कम ये एनर्जी गैप है, ये आसानी से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते चलते हैं। तो यहाँ रीज़न है कि बिकॉज दे इंटर कन्वर्ट रैपिडली, ये हमेशा याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट है, इन ऑल द कन्फर्मर्स द बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन द सेम ओनली। मैंने बताया कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सेम रहेंगी चाहे वो इक्लिप्स्ड हो या स्टेगर्ड फॉर्म के हों। जैसे मैंने बताया 120 पर हमने सब ये बनाए हुए हैं, ये देखें एक बार में, जैसे कोई भी फॉर्म आप ले लो, ठीक है। तो ये एक दूसरे से वाइट वाले 120 पे बने हुए हैं
और लाइट ये जो ब्लू कलर है ये भी आपका एक दूसरे से 120 पर बना हुआ है। जितनी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में लेंथ है उतनी ही बाकी के साथ भी, तो ये सब तो फिक्स्ड है। क्या चीज़ चेंज होती है? चेंज होता है डाइहेड्रल एंगल बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ओनली डाइहेड्रल एंगल एंड डिस्टेंस बिटवीन द नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, यही केवल आपकी चेंज होती हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स चेंज, ये सेंटेंस ध्यान रखना है। अब डाइहेड्रल एंगल क्या होता है? तो डाइहेड्रल एंगल होता है बेटा, ये जो आपके ये कार्बन है, जैसे ये कार्बन है, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, ये आगे पीछे जैसे लगे हुए हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, पड़ोसी दोनों कार्बन, ये कंडीशन है कि पड़ोस के 2 कार्बन होने चाहिए और इनके बीच में कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल बनता है उसको डाइहेड्रल बोलते हैं। यहाँ आप देखो, इसीलिए देखो ये कार्बन हाइड्रोजन है और दूसरा ये पीछे वाला कार्बन हाइड्रोजन है, तो इसके बीच के जो एंगल हैं वही आपके चेंज होते हैं। कितना हो गया? पहले 120 था, अब कितना आ गया? देखा, 60 डिग्री चेंज हो गया। और क्या चीज़ चेंज हुई? और चेंज हुई जो नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है उनके बीच का जो डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पर ये नॉन बॉन्डेड है, ये वाला इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पहले कम दिखाई दे रही है, लेकिन जब इसने अपने आप को स्टैगर्ड फॉर्म में बनाकर और ये कंडीशन बनाई तो अब आप देखो ये डिस्टेंस आपकी चेंज हो गई। तो इसीलिए याद रखना है कि क्या चीज़ चेंज होगी, तो ऑलवेज रिमेंबर ओनली डाइहेड्रल एंगल एंड डिस्टेंस बिटवीन द नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम, इन्हीं में चेंज दिखाई देगा, बाकी कोई चेंज नहीं होता। अब इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन में। 4 कार्बन हैं, ये वाला आप ऐसे बना सकते हो कि 1 2 3 4, इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये भी। ये आपका 3 हाइड्रोजन Me बोल देते हैं, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ फर्दर ये 3 हाइड्रोजन आ गए। ये आपका ब्यूटेन है। आपने ये कार्बन ले लिया 1, ये 2, ये 3, ये 4। हम बात करेंगे 2 और 3 कार्बन की। उन्हें कोई यहाँ पर मैं लेकर न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले ये आपने लगाया डॉट, कलर बदल देता हूँ, 1 मिनट बच्चों। वाइट लेता हूँ। ये आपने डॉट लगाया, ये आपका नंबर 2 कार्बन है, और इस पर एक CH3 लगा हुआ है, ये पूरा ग्रुप, और 2 हाइड्रोजन है। तो ये मैंने पूरे 120 पर एक दूसरे को रख दिया है। यहाँ पर आपने Me लिख दिया, CH3, ये C2, ये उसका हाइड्रोजन, और ये इसका हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। अब हमें नंबर 3 पकड़ना है। 3 पर भी ऐसे ही है, तो मैं कलर बदल देता हूँ। ये देखो, ये आपका हो गया नंबर 3, कलर बदल दिया, ये कार्बन नंबर 3 है। इस पर भी आप देख रहे हो एक Me लगा हुआ है और C3 वाले पर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो सबसे पहले मैंने काम ये किया कि
बिल्कुल इसके बैक पर ही ये मैंने Me रखा और इनके बैक में जो हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट फॉर्म मैंने बना दी जो एक दूसरे को एग्जैक्ट ओवरलैप कर रही। Me के पीछे Me है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, सब ओवरलैप प्रॉपर वे में कर रहा है। तो इसको मैं बोलूँगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई। अब मैंने इसको 60 डिग्री पे रोटेट करना चालू कर दिया। 60 डिग्री पर जब रोटेट करेंगे तो आप क्या देखोगे, जो वाइट वाला है ये तो आपका फिक्स्ड है, जो ब्लू कलर है वही रोटेट वाला पार्ट है, ये तो आपका फिक्स है बेटा। तो यहाँ पर Me आपका, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर मैंने रोटेट करना चालू कर दिया, ये आपका बैक का कार्बन आ गया। अब 60 डिग्री रोटेट हुआ तो ये Me आपका इस जगह पर आ गया, हाइड्रोजन इस जगह आ गया आपका, और नेक्स्ट हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया। तो ये सब कुछ ओपन दिखाई दे रहा है हमें। 6 के 6 एटम्स हमारे और मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं पूरे। इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड स्टेज का स्ट्रक्चर और ये कहलाएगा हमारा स्टेगर्ड। स्टेगर्ड में भी इसको हम गॉच नाम देते हैं, GAUCHE, गॉच। फर्दर आपने इसको 60 डिग्री रोटेट करवाया तो फिर फिक्स वाला मैं बना देता हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन Me, और ये बन गया आपका सेकंड वाला। जब 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये Me आपका यहाँ पहुँच जाएगा, इसके बैक में, हाइड्रोजन के बैक में इधर हाइड्रोजन आ गया और इसके बैक में हाइड्रोजन। इसका मतलब ओवरलैपिंग हो गई। तो ये आपका बन गया थर्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग नाम देते हैं इक्लिप्स्ड। देखें पहला वाला था Me के पीछे Me, लेकिन इस बार Me के पीछे हाइड्रोजन गया हुआ है। तो है ये इक्लिप्स्ड लेकिन फुल्ली नहीं। फुल्ली वो होता है जो जिसके पीछे प्रॉपर उसी एटम को या मॉलिक्यूल को आप देखें। फिर आपने इसको 60 डिग्री रोटेट करवाया। तो 60 डिग्री रोटेट कराने पर आपने देखा कि ये जो फिक्स वाला है ये तो एज इट इज़ है ही आपका Me, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन 60 डिग्री रोटेट करने पर अब कैसे Me के जस्ट सामने Me आ गया, हाइड्रोजन के जस्ट सामने हाइड्रोजन आ गया, ये आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं फिर स्टेगर्ड, लेकिन इसका भी अपना एक नाम है एंटी। एंटी का मतलब Me के जस्ट सामने Me, हाइड्रोजन के जस्ट सामने हाइड्रोजन, उसको एंटी। Me के पीछे Me आ गया तो उसको फुली इक्लिप्स्ड, और आमने सामने यदि सारे एटम आ रहे हैं तो उसको एंटी बोलते हैं। फिर आप इसको 60 डिग्री रोटेट करें बेटा। तो 60 डिग्री रोटेट करने पर फिर आप क्या देखेंगे कि ये तो आपका फिक्स्ड है ही, और ये सॉरी Me, ये आपका है Me।
और दूसरा आपका जो रोटेट हो रहा है वो हमने बना दिया ये। अब आप यहाँ से देखो, इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो इस हाइड्रोजन के बैक में Me पहुँच गया, तो मैंने यहाँ Me कर दिया इसके बैक में। ये इसके बैक में हाइड्रोजन आ गया बेटा, और इसके बैक में भी हाइड्रोजन आ गया। तो ये फिर आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म आ गया। और ये था थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर बेटा, और एक और बन जाएगा सिक्स्थ। इसके लिए फिर आपने ये पहला वाला फिक्स्ड फॉर्म दिखाई, MEHH, और यहाँ आपने ये रोटेट वाला पार्ट लिया। अब देखेंगे कि यहाँ पर Me आ गया आपका, इधर हाइड्रोजन आ गया और इधर हाइड्रोजन आ गया। ये आपका सिक्स्थ स्ट्रक्चर स्टेगर्ड, जिसको हम गॉच भी बोलते हैं। गॉच वो रहेगा कि जो स्टेगर्ड फॉर्म है उसमें यदि आमने सामने सेम एटम आ जाएं तो वो एंटी, और सेम नहीं हैं तो वही स्टेगर्ड फॉर्म आपकी गॉच बन जाती है। गॉच कहें SQ बोलें, ठीक है, ज़्यादातर गॉच ही नाम लेगा एग्जामिनर। तो ये टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए आपके 6। अब यहाँ पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन टीचर आपसे पूछ सकता है, पेपर सेटर कोई भी जगह से एंगल लेकर पूछ सकता है। क्या वो बोल दे कि मान लीजिए आपने एक फुल्ली इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर दे दिया और उसने कहा कि 180 डिग्री रोटेट करने पर कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर उसने 4 बना दिए या उनके नाम लिख दिए। तो आप देखो, एक 60 घुमाया, दूसरा 60 घुमाया, तीसरा 60 घुमाया, तो 60 + 60 + 60 180 हो गया। 180 पर कौन सा फॉर्म बनी आपकी, एंटी। तो आप एंटी पे टिक करोगे, या ये स्ट्रक्चर बना हुआ होगा इस पे टिक करके आना। मान लीजिए उसने एंटी बना के दिया स्ट्रक्चर और कहा कि 60 डिग्री या 120 डिग्री रोटेट कराया, तो इसको जब रोटेट कराओगे तो आपका फिर स्टेगर्ड या गॉच फॉर्म बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर ये आएगा। तो वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है वो है स्टेबिलिटी ऑर्डर का। तो मैं यहाँ पर एक हैशटैग मार्क लगा कर लिख रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट होता है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में टोटल 6 हैं हमारे पास स्ट्रक्चर, 6 हैं स्ट्रक्चर। तो ऑलवेज रिमेंबर, एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बेटा, सबसे ज़्यादा स्टेबल एंटी। उसके बाद गॉच, उसके बाद आपका आ गया पार्शली इक्लिप्स्ड, और लीस्ट होता है फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। सबसे ज़्यादा एंटी, देन गॉच, पार्शली इक्लिप्स्ड एंड फुल्ली इक्लिप्स्ड। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो फर्दर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। नोट मैंने डाल दिया है और कहा है कि इन सम केसेस स्टेबिलिटी ऑफ गॉच ग्रेटर देन एंटी। ये चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे कि ये वो केस है जिसमें
गॉच एंटी से ज़्यादा स्टेबल है, जबकि पीछे अभी हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि एंटी मोर स्टेबल देन गॉच। लेकिन इस वाले केस में गॉच ग्रेटर देन एंटी। लेकिन कब ये केस दिखाई देगा? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये केवल और केवल वहाँ केस बनेगा जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो। और हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यदि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हाइड्रोजन से अटैच हैं तो वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाई देगी। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं ये, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किससे अटैच हों? हाइड्रोजन से। एग्जाम्पल देखें, इथाइलिन ग्लाइकॉल, 2 क्लोरो इथेनॉल एट्सेट्रा। लिमिटेड है लेकिन आप इसको देख के समझ सकते हो। फ्लोरो लगा देंगे कहीं, सो एंड सो ऑन, छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो इस केस में आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी है, तो मैं रेड मार्क कर दे रहा हूँ कि गॉच ग्रेटर देन एंटी ग्रेटर देन एक्लिप्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद आपको रखनी है। अब मैं इसमें से इथाइलिन ग्लाइकॉल की यदि बात करूं तो देखें, इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है ये होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। दिस है कार्बन कार्बन। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, ये OH लिया, हाइड्रोजन लिया। अब मान लीजिए ये 1 और 2 है, तो मैं ज़रा इसे ऐसे ले लेता हूँ। ये फर्स्ट कार्बन ले लिया, ये सेकंड कार्बन बेटा ले लिया। तो देखते हैं इसका फटाफट स्ट्रक्चर बनाकर। तो फिक्स वाला मैंने बना दिया, ये देखो नंबर 1 है। तीन आपके एटम और ग्रुप हैं। यहाँ पर मैंने OH लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन लिया। अब इसी में दूसरा मैंने बना दिया, रेड ले लेता हूँ मैं। ये आपने सेकंड कार्बन लिया जो इसके बैक में है, और इसी में आपने जस्ट इसके सामने OH, जस्ट इसके सामने H, और ये इसके सामने H। तो ये आमने सामने यदि आते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी। ठीक है। और अब मैं बना रहा हूँ गॉच। गॉच में देखें, ये आपका फिक्स्ड है, OH H H, और ये आपका आ गया सेकंड कार्बन। अब सेकंड कार्बन में ये तो आमने सामने OH थे, अब मैंने OH इनके बीच में ले लिया। यहाँ OH, इसके यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ इसके हाइड्रोजन। अब यहाँ आप लोग क्या देखोगे कि ये जो वाइट लेता हूँ मैं, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये पास पास हैं, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। ये कहलाएगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इसी वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अब जो भी हमारा गॉच है और वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर गॉच एंटी से ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? तो इसीलिए ये ऑर्डर मैंने दिखाया है कि गॉच ग्रेटर देन एंटी ग्रेटर देन एक्लिप्स। तो ये फॉर्म मैंने समझा दी है, आप कोई भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने 2-क्लोरोएथेनॉल की बात करता हूँ मैं, तो इसको मैं फटाफट यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर है आपका OH, ये आपके दोनों हाइड्रोजन आ गए बेटा। और दूसरा मैंने बना दिया, दूसरे कार्बन पर आपका 2 क्लोरो है, तो 2 क्लोरो में मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने रख दिया OH के आगे जस्ट Cl दिखाओ बेटा, और इधर हाइड्रोजन ले लो और इधर हाइड्रोजन ले लो। तो ये तो बन गया आपका एंटी में। और दूसरा मैं बना रहा हूँ, ये आपका फिक्स है, ये OH, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये आ गया आपका सेकंड वाला कार्बन। क्लोरो को हमने यहाँ लिया और हाइड्रोजन इधर लगाया बेटा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और ये, तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इस टाइप का फ्लोरीन होता, मान लीजिए क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, आसानी से बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स हैं जहाँ पर 2-फ्लोरोएथेनॉल दे सकता है या 2 क्लोरो, ठीक है। ब्रोमीन आयोडीन नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। फ्लोरीन सबसे अच्छा करेगा, ठीक है। ओकेजनली क्लोरीन कर लेता है, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है, इसलिए बहुत ओकेजनली ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन आपको समझानी थी, वो मैंने यहाँ आप लोगों को समझा दी है। आपको केवल इतना सा ही टॉपिक तैयार करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और सभी बच्चे केवल इतना सा काम करते हैं। तो इसके पुराने यदि आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो फटाफट सारे आंसर आपको मिलते जाएंगे। तो यहीं पर आज की क्लास रोकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और इस पूरी सीरीज़ को यदि आप मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन ज़रूर बजाएं।